श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है? वह मोटर जो थ्री फेज से चलती है और किस सिद्धांत पे काम करती है? इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। तो इस प्रकार की मोटर को अपन थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर कौन सी मोटर होती है? इसी को बोलते हैं असिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर। देखो, आपने कभी ना कभी सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़े होंगे। तो असिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस मोटर में क्या अंतर होता है? असिंक्रोनस मोटर वह होती है जिसकी गति परिवर्ती होती है, पर बदलते रहती है, और सिंक्रोनस मोटर वह होती है जिसकी गति स्थायी होती है, बदलती नहीं है। या स्थिर गति की मोटर को अपन सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। लेकिन अपन जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर बोल रहे हैं वो असिंक्रोनस मोटर होती है। इसकी गति परिवर्तित होते रहती है ना। तो सिंक्रोनस मोटर की क्या है, इसमें आप एक पॉइंट लिख लीजिए, है ना। इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर को असिंक्रोनस मोटर कहते हैं। इसकी गति परिवर्ती गति होती है ना। अब इंडक्शन मोटर को क्या बोलते हैं? इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपन प्रेरण। तो अपन इसको प्रेरण मोटर बोल सकते हैं। और असिंक्रोनस तो इसको बोल सकते हैं अतुल्यकालिक मोटर। तो क्या है, हिंदी इंग्लिश में अपने को दोनों नाम पता होने चाहिए। दोनों नाम पता इसलिए होने चाहिए क्योंकि दोनों नाम इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में कई बार इंग्लिश का लिख के आ जाता है, हिंदी का लिख के आ जाता है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए हमें हिंदी इंग्लिश दोनों नाम पता होना चाहिए। ठीक है। अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है इसके देखते हैं। तो अपन इसकी तुलना कैसे करते हैं? इसकी तुलना अपन करते हैं ट्रांसफार्मर से। इसकी तुलना अपन कैसे करते हैं? तुलना ट्रांसफार्मर से करते हैं। ट्रांसफार्मर से करते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है अपना? ऐसे एक ट्रांसफार्मर होता है जिसकी इस प्रकार से कोर होती है और इसमें दो वाइंडिंग लगी होती है। ठीक है। एक ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अब इसकी तुलना अपन कैसे करते हैं? इसमें इसकी तुलना इस प्रकार से होती है क्योंकि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में अपन सप्लाई दे देते हैं प्लस माइनस, या थ्री फेज, इसमें थ्री फेज सप्लाई देते हैं अपन, है ना। इसमें थ्री फेज सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को अपन शॉर्ट कर देते हैं। तो इसका मोटर के रूप में अपन कैसे बनाएंगे? एक अपना स्टेटर होता है, स्टेटर गोल होता है, सबको पता है। इसमें स्टेटर में बाइंडिंग कर देते हैं अपन। ये स्लॉट है, स्लॉट में अपन कंडक्टर रख के इसमें बाइंडिंग कर देते हैं इस प्रकार से। और जब इसमें बाइंडिंग कर देते हैं तो इसमें अपन दे देते हैं थ्री फेज सप्लाई। ठीक है। आर बाय वी, ये थ्री फेज सप्लाई होती है, इसका सिंबल होता है ना। तो थ्री फेज सप्लाई हो गई, इसमें दे दिए। और सेकेंडरी बाइंडिंग अपन कहाँ करते हैं? इसके रोटर में करते हैं। इसके रोटर में अपन एक बाइंडिंग करते हैं और इसको क्या कर देते हैं? शॉर्ट कर देते हैं। ये बाइंडिंग को अपन ऐसे शॉर्ट कर देते हैं। और ये रोटर काय पे लगा होता है? यहाँ पे शाफ्ट पे लगा होता है। ठीक है। अब ये शाफ्ट पे लगा होता है तो इसको, ये कौन सी हो गई? ये हो गई पहली प्राइमरी बाइंडिंग, स्टेटर पे जो लगाया है ना। इसका जो स्टेटर होता है, स्टेटर के बारे में थोड़ा सा और देख लेता है। स्टेटर अपन काय का बनाते हैं? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर अपन किस धातु का बनाते हैं? इसका बनाते हैं अपन सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो रोटर रहता है जिसको अपन ने शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग किया है जिसपे, है ना, तो ये रोटर हो गया। और ये क्या हो गया अपना? शाफ्ट हो गई। अब इसकी थ्री फेज मोटर, इसमें अपन इस प्रकार से तुलना करते हैं।
थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तुलना ट्रांसफार्मर में इस प्रकार करते हैं कि जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग में अपन सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं और वह उसको इस प्रकार रखते हैं कि वह घूमने के लिए स्वतंत्र हो। कौन सी? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस प्रकार से अपन करते हैं यहाँ पे। तो इस रोटर पे जो होती है यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग अपन करते हैं। कौन सी? सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसको अपन सेकेंडरी वाइंडिंग इसको ही बोलते हैं रोटर वाइंडिंग। और जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसी को बोलते हैं अपन स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर इस प्रकार से होती है। इसका तुलना अपन ट्रांसफार्मर से करते हैं। इसकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में अपन थ्री फेज सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और इस प्रकार रखते हैं कि भाई घूमने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तुलना एक ट्रांसफार्मर से करते हैं और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं और वह घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक है, अब ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो गई। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का अपन जब अपने पास डीसी सीरीज मोटर है, डीसी शंट मोटर है, कंपाउंड मोटर है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, बहुत सारी मोटरें हैं, तो अपने को थ्री फेज इंडक्शन मोटर के उपयोग क्यों करेंगे? क्योंकि इसके कुछ लाभ होते हैं। तो इसके थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लाभ क्या होते हैं? तो इसके लाभ लिख लेंगे अपन। इसके लाभ क्या होते हैं? सबसे पहला लाभ, इसकी दक्षता अधिक होती है। क्या है? इसको नोट करते चलो, है ना। इसकी दक्षता अधिक होती है। दक्षता अधिक होती है। दूसरी बात क्या हो जाएगी? इसमें हानि कम होती है। हानि कम होती है। ठीक है, ये दो चीज हो गई। इसके बाद में अपन क्यों करेंगे? इसकी संरचना जो होती है, इसकी संरचना जो होती है वो सरल होती है ना। इसकी संरचना सरल व मजबूत होती है। डीसी मोटर की तुलना में यह मजबूत होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। और चौथा है, यह मोटर सस्ती होती है। डीसी मोटर की तुलना में यह मोटर सस्ती होती है। और इसके क्या लाभ हो सकते हैं? इसका एक और लाभ है, यह मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। सेल्फ स्टार्ट होती है। तो इस प्रकार से अपन इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अपन देखते हैं तो संरचना इसकी सरल होती है ना, मजबूत होती है, इसकी दक्षता अधिक होती है, हानि कम होती है, मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है और यह चलाने में सस्ती होती है और इसके मूल्य में भी यह कम मूल्य की होती है। इसलिए अपन थ्री फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं। लेकिन जब इसका उपयोग करते हैं, इसके कुछ फायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी होंगे, है ना। तो इसके दोष क्या क्या होते हैं? इसके दोष क्या क्या हो जाएंगे? इसके दोष देख लो। इसका स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा बहुत कम होता है। किससे? डीसी शंट मोटर के से भी इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। तो इसमें लिख लेंगे इसका स्टार्टिंग टॉर्क डीसी शंट मोटर से भी कम होता है। शंट मोटर से भी कम होता है। ठीक है, इसके बाद में एक और इसका क्या है? एक और इसका दोष क्या हो जाएगा? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का है, इसकी स्पीड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसमें लिख लेंगे इसका गति नियंत्रण। इसका गति नियंत्रण इसका गति नियंत्रण करना कठिन होता है ना, मुश्किल काम होता है, ये करना कठिन होता है। तो थ्री फेज मोटर के उपयोग करने के लिए हमारे पास इसके कुछ लाभ भी हैं, इसके कुछ दोष भी है और ये सीधी सिंपल संरचना की मोटर होती है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में अपन इंडक्शन मोटर की संरचना कैसे होती है, ये तो नॉर्मली बना लिया था। अब इस इंडक्शन मोटर की संरचना को समझते हैं।
ठीक है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की संरचना इस प्रकार होती है। ये हमारा होता है यहाँ पे स्टेटर, ठीक है, ये स्टेटर होता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे स्टेटर होता है। और स्टेटर में क्या करते हैं, ये जो है, ये वाले जो अंदर की भाग है ये वाला, इसको बोलते हैं स्लॉट। इसके अंदर अपन घुमाते हैं। तो ये जो स्लॉट होते हैं स्टेटर में अपन सेमी क्लोज्ड प्रकार के, सेमी क्लोज्ड प्रकार के स्लॉट का उपयोग करते हैं, स्लॉट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपन बाइंडिंग कर रखते थे, ऐसे कंडक्टर रख देते हैं इनके अंदर। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे बाइंडिंग इस यहाँ पे होती है। और स्टेटर की जो बाइंडिंग होती है, स्टेटर बाइंडिंग में क्या कर देते हैं, स्टेटर वाइंडिंग में अपन सप्लाई दे देते हैं, R/B, थ्री फेज सप्लाई, ठीक है। थ्री फेज सप्लाई अपन ने स्टेटर में यहाँ पे दे देते हैं। और रोटर जो होता है, रोटर में अपन बाइंडिंग जो करते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम की छड़ का प्रयोग करते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम की छड़ का प्रयोग करते हैं। और इनको सभी को कॉपर या एल्यूमिनियम के रिंग के द्वारा शॉर्ट कर देते हैं। तो ये होती है रोटर। और रोटर में की जाती है रोटर वाइंडिंग कैसे की जाती है, कॉपर या एल्यूमिनियम की छड़ पे। और क्या होता है, इसको कॉपर या एल्यूमिनियम की रिंग से इसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, रिंग से शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं, शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। ये क्या होता है, अपना शाफ्ट होता है। इस प्रकार की ये संरचना होती है। और इसके स्लॉट्स बनाने के लिए किस प्रकार का इसमें इस्तेमाल करते हैं, स्टेटर वगैरह, इसमें सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं सॉफ्ट बनाने के लिए, है ना। सॉफ्ट काय का बनता है, सिलिकॉन स्टील का। यहां पे लिख देते हैं ना, सिलिकॉन स्टील का। और जो रोटर होता है, रोटर और स्टेटर के बीच का जो एयर गैप होता है ना, जो गैप होता है, इसे बोलते हैं एयर गैप। ये कितना होता है, 0.3 mm से 1.5 mm तक होता है, ठीक है। ये इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की इस प्रकार संरचना होती है। तो इसमें क्या होता है, इस अलग अलग 4 पोल, 2 पोल, है ना, इस प्रकार से इसमें पोल अलग अलग संख्याओं में रखते हैं। और इसकी गति निर्धारित कैसे होती है, पोल की संख्या पर इसकी गति निर्धारित होती है। तो इसके अपन देखेंगे कि सिंक्रोनस मोटर की संरचना तो ये हो गई। और इसमें गति कैसे होती है, इसके पोल पे संख्या डिपेंड करती है, पोल की संख्याओं पे या पोल के जोड़ों की संख्याओं पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति निर्भर करती है। तो गति निर्भर करती है, तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। पहले अपन देखते हैं थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की संरचना में स्टेटर हो गया, रोटर हो गया। तो इसमें रोटर जो होता है तो 2 प्रकार के यूज करते हैं, है ना। तो रोटर इसमें जो यूज करते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के यूज करते हैं। कौन कौन से प्रकार का, पहला होता है स्क्विरल केज प्रकार का, स्क्विरल केज टाइप रोटर, इसे बोलते हैं पिंजरा प्रकार का। पिंजरा प्रकार का रोटर भी इसे हम बोलते हैं, पिंजर रोटर भी बोलते हैं या पिंजरा प्रकार का। इसको हिंदी में पिंजर रोटर भी बोलते हैं। पिंजर रोटर अपन ने यहाँ पे पहले भी पढ़ा है, और अभी और बता देता हूँ कि स्क्विरल केज रोटर किस प्रकार का होता है। ये होता है, इसमें
ये शाफ्ट पर लगा होता है ना, ये शाफ्ट पर ऐसे लगा हुआ होता है रोटर, और इसमें ऐसे स्क्यू स्लॉट खींचे जाते हैं, तिरछे स्लॉट खींचे जाते हैं। तिरछे स्लॉट क्यों? इसके कुछ फायदे होते हैं, इसलिए इसका अपन तिरछे स्लॉट करते हैं। तो स्क्विरल केज में तिरछे स्लॉट होते हैं, इसमें क्या करते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम की छड़ का उपयोग करते हैं, है ना, कि छड़ की बाइंडिंग करते हैं, छड़ से वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। और क्या करते हैं, इसकी बाइंडिंग करने के बाद यहां पर कॉपर या एल्यूमिनियम की छड़ की रिंग द्वारा इनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, करते हैं, और इन्हें कॉपर या एल्यूमिनियम की रिंग से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। अब स्क्विरल केज प्रकार का रोटर का उपयोग करने के क्यों उपयोग करते हैं, स्क्विरल केज प्रकार का रोटर का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो रोटर बनाते हैं काय का बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्विरल केज रोटर किस प्रकार की धातु से बनता है, तो सिलिकॉन स्टील से बनता है। अब स्क्यू स्लॉट बना के कॉपर और एल्यूमिनियम की छड़ से बाइंडिंग करते हैं और इन्हें एल्यूमिनियम में कॉपर की रिंग से शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। तो अपन इसमें कह सकते हैं इस प्रकार के रोटर, मतलब स्क्विरल केज प्रकार के रोटर की वाइंडिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग होती है, शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग होती है, शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग होती है। इस प्रकार के रोटर की वाइंडिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग होती है। इसके बाद इसमें क्या और खास बात होती है, तीसरे नंबर पॉइंट की इस पे क्या खास बात होती है, इसमें तिरछे खांचे बनाए जाते हैं, तिरछे खांचे, खांचे मतलब किसको बोलते हैं, स्लॉट्स को, ठीक है, स्लॉट्स को अपन क्या बोलते हैं, खांचे, स्लॉट्स बनाते हैं, क्योंकि इससे मोटर स्मूथ चलती है, स्मूथ चलती है, ठीक है, इससे मोटर स्मूथ चलती है और आवाज कम करती है, और आवाज कम करती है, ठीक है, इससे मोटर आवाज कम करती है। और इसका एक और फायदा होता है स्क्विरल केज का, स्क्विरल केज का और होता है, यह है रोटर मैग्नेटिक लॉकिंग, मैग्नेटिक लॉकिंग को कम करती है, कम करता है, और 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 क्या करता है, हमिंग साउंड जो होता है मोटर का, और हमिंग साउंड को, हमिंग साउंड को भी कम करता है, को कम करता है, ठीक है। तो स्क्विरल केज टाइप रोटर का प्रयोग करने के हमारे इतने मुख्य कारण होते हैं। तो हमारे पास एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नेटिक लॉकिंग को कम करने के लिए किस प्रकार के रोटर का उपयोग करते हैं, है ना, तो अपन स्क्विरल केज टाइप के रोटर पर टिक कर देंगे। या फिर इसमें पूछ लेगा स्क्विरल केज टाइप रोटर का प्रयोग करने के मुख्य फायदे कौन कौन से हैं, फायदे कौन सा नहीं है, 3-4 फायदे दे देंगे, एक नहीं देगा, या फिर 3 नहीं गलत फायदे दे देगा और एक ये दे देगा। तो इस पर ये वाला एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये स्क्विरल केज रोटर मैग्नेटिक लॉकिंग को भी कम करता है और हमिंग साउंड को भी कम करता है, और कौन सा, मोटर इससे स्मूथ चलती है। तो इसको समझने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन अलग अलग टाइप से यही चीज को घुमा फिरा के पूछा सकता है, जाकि कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक रोटर ये हो गया। अब इसको बाद में नेक्स्ट देखते हैं अगला रोटर कौन सा होता है हमारे पास। अगला रोटर होता है फेज बाउंड रोटर। फेज दूसरा रोटर होता है फेज बाउंड रोटर।
फेज बाउंड रोटर। तो क्या होता है फेज बाउंड रोटर? जैसे अपने पास एक थ्री फेज मोटर होती है और यहाँ पर रोटर होता है, इसमें बाइंडिंग करते हैं, इसमें बाइंडिंग करते हैं तो इसको स्टार कनेक्टेड, मतलब इसको स्टार कनेक्शन में यहाँ पे बाइंडिंग को जोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक शाफ्ट लगी होती है और ये मोटर से बाहर शाफ्ट में तीन स्लिप रिंग लगी होती है, तीन स्लिप रिंग लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये स्लिप रिंग लगी हुई होती है ऐसे, तो ये काय की स्लिप रिंग बनाते हैं अपने यहाँ पे, यदि स्लिप रिंग लगी हुई है तो ये स्लिप रिंग लगी होगी हमारी फास्फर ब्रांच की, काय की? फास्फर ब्रांच की स्लिप रिंग लगी होगी, फास्फर ब्रांच की स्लिप रिंग का यूज करते हैं ना। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि थ्री फेज मोटर में हम किस प्रकार के स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं, तो इस फास्फर ब्रांच की स्लिप रिंग का यूज करते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ना। इसके बाद में ये स्टार कनेक्टेड होती है, तो ये यहाँ पे तीनों पॉइंट इस पॉइंट पे जोड़े हुए होते हैं रोटर के, और ये तीनों हमारे पास, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, सॉरी अपन पेन चेंज कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये एक इस पे जुड़ा होगा, दूसरा वाला फेज इस पे जुड़ा होगा और तीसरा फेज इस पे जुड़ा होगा, है ना। और एक यहाँ पे एक फेज बाउंड थ्री फेज अपन रियोस्टेट का यूज करते हैं। कौन सा? थ्री फेज रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? थ्री फेज का रियोस्टेट होता है, प्रतिरोध होता है, परिवर्ती प्रतिरोध होता है। तो ये भी स्टार कनेक्टेड होता है। कौन सा होता है? स्टार कनेक्टेड, कनेक्टेड थ्री फेज रियोस्टेट। तो इस पे ये जुड़े हुआ होता है, इस प्रकार यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। और थ्री फेज रियोस्टेट की नॉब को घुमाकर या बदलकर हम क्या करते हैं, इस पे जो रोटर का रेजिस्टेंस होता है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये स्लिप रिंग का यूज करते हैं, फास्फर ब्रांच की थ्री फेज रियोस्टेट यूज करते हैं। और जो इसमें रोटर वाइंडिंग होती है, तो रोटर वाइंडिंग कौन सी होती है इसमें? रोटर वाइंडिंग कैसे करते हैं? थ्री फेज स्टार कनेक्टेड, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग करते हैं। अब थ्री फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें पोल की संख्या उतने ही रखते हैं जितने कितने रोटर पोल की जो संख्या होगी वो बराबर होगी स्टेटर पोल की संख्या के बराबर, ठीक है। तो इसमें कितने, अब बोल देंगे कितने पोल की रोटर में बाइंडिंग करेंगे, तो जितने स्टेटर में पोल होंगे उतने ही हम रोटर में भी उतने ही पोल की बाइंडिंग करेंगे। अब इसमें क्या फायदा होता है, इसमें कुछ पॉइंट है, आप वो नोट कर लीजिए। तो लिखेंगे फेज बाउंड रोटर में, इस फेज बाउंड रोटर में हमेशा थ्री फेज बाइंडिंग करते हैं। फेज बाउंड रोटर में हमेशा थ्री फेज की बाइंडिंग करते हैं। फेज बाउंड रोटर में हमेशा थ्री फेज की बाइंडिंग करते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे रोटर बाइंडिंग के पोल की संख्या, रोटर बाइंडिंग के पोल की संख्या स्टेटर बाइंडिंग के पोल की संख्या के बराबर होती है। स्टेटर बाइंडिंग के पोल की संख्या के बराबर होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट, हाँ इसी में पिछले पॉइंट में लिख लो, रोटर पोल की संख्या स्टेटर पोल की संख्या के बराबर होती है। यदि रोटर पोल की संख्या स्टेटर पोल की संख्या के बराबर नहीं होती है तो मोटर स्टार्ट नहीं होती है। यह होना, दोनों की संख्या बराबर होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें इस प्रकार के रोटर में तीन स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के रोटर में तीन स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। स्लिप रिंग फास्फर ब्रांच की बनाई जाती है या लगाई जाती है। इसमें थ्री फेज स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं और यह स्लिप रिंग
फास्फोर ब्रांच की बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इस रोटर में स्टार्टिंग के समय, इस रोटर में स्टार्टिंग के समय रोटर सर्किट में, रोटर सर्किट में बाहर से प्रतिरोध जोड़ते हैं। कौन सा? स्टार कनेक्टेड थ्री फेज रियोस्टेट, है ना। बाहर से प्रतिरोध जोड़ते हैं, बाहर से प्रतिरोध जोड़ते हैं, जो कि स्टार कनेक्टेड थ्री फेज रियोस्टेट होता है, जो कि स्टार कनेक्टेड थ्री फेज रियोस्टेट होता है। इससे इससे इस इसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, इससे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है और स्टार्टिंग करंट कम हो जाती है, स्टार्टिंग करंट कम हो जाती है। तो कौन कौन से प्रकार के दो रोटर यूज करते हैं? एक होते हैं स्क्विरल केज रोटर यूज करते हैं, और दूसरा अपन फेज बाउंड रोटर का उपयोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर में करते हैं। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि थ्री फेज मोटर, इंडक्शन मोटर कार्य करने का सिद्धांत, मोटर चलती कैसे है, स्टार्ट कैसे होती है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत कैसे काम करता है, कार्य सिद्धांत क्या होता है, थ्री फेज मोटर कैसे वर्क करता है, हम उसके बारे में समझते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए, घुमाने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज की आवश्यकता होती है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र की। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस फ्लक्स। सिंक्रोनस फ्लक्स। तो सिंक्रोनस फ्लक्स को क्या, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र को ही हम सिंक्रोनस फ्लक्स बोलते हैं। तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एक पॉइंट आप नोट कर लिए कि नोट में डाल लीजिए, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, या इसे वो क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस फ्लक्स। सिंक्रोनस फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए, को उत्पन्न करने के लिए कम से कम हमें दो फेज की आवश्यकता होती है। दो फेज से कम में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं। तो सीधी सी बात है, यदि हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं, थ्री फेज यहाँ पे यदि हम मोटर को सप्लाई देते हैं, तो जो इसकी स्टेटर वाइंडिंग होती है, जो थ्री फेज की वाइंडिंग की जाती है ना, अलग अलग पोल पे, तो थ्री फेज की वाइंडिंग होती है, तो इसमें क्या होता है? एक प्रकार का फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है मोटर में, एक प्रकार का यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। इस फ्लक्स को बोलते हैं सिंक्रोनस फ्लक्स। क्या है? 5s को कैसे दर्शा दिए? सिंक्रोनस फ्लक्स। सिंक्रोनस फ्लक्स ये होता है, ये क्या होता है? घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र। अब घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, रोटर में हमने क्या किया कि कॉपर या एल्यूमिनियम की छड़ से अपन ने, रॉड से अपन ने वाइंडिंग कर दिए और रिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिए। तो हमें क्या, किस प्रकार की दिखेगी? ये कॉपर छड़ है और इसको हमने, इसको ऐसे शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, इसको ऐसे शॉर्ट कर दिया है रोटर को। क्या है ये? रोटर। अब ये रोटर है, अब यहाँ पे घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। क्यों से हो गया? थ्री फेज सप्लाई को अपन ने जैसे ही इसमें मोटर इसके स्टेटर वाइंडिंग में दिए, तो यहाँ पे जो एयर गैप है, एयर गैप में क्या हो गया? घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया घूमने वाला, तो इस पॉइंट पर भी क्या होगा? जैसे इस पॉइंट पर, तो पहले तो यहाँ पे फ्लक्स कम होगा, ज्यादा होगा, बदलते रहेगा। जब यहाँ फ्लक्स परिवर्तन होता है तो वहां पे एक प्रकार की ईएमएफ उत्पन्न होती है। तो ये कॉपर छड़ में, रोटर की कॉपर छड़ में हमारे पास में ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, जब यहाँ पे घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो हर कॉपर छड़ पर क्या होगा? एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन छड़ों पर हमारा फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। जब फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और रोटर छड़ पर, रोटर वाइंडिंग में हमारा ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, तो ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसके बाद यहाँ पे काम करता है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या बोलता है? लेंज का नियम बोलता है कि इंडक्शन मोटर के रोटर फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, आप रोटर फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ईएमएफ उत्पन्न होती है, और ईएमएफ उत्पन्न होती है तो लेंज के नियम से
अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है, अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। और फ्लक्स परिवर्तन, जहां पे जो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा, जिसे हमने क्या बोला, सिंक्रोनस फ्लक्स, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, सिंक्रोनस फ्लक्स या घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र को रोकने का प्रयास करता है। तो रोकने का प्रयास करता है लेकिन रोक नहीं पाता है, रोकने का प्रयास करता है लेकिन रोक नहीं पाता है। और घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र या सिंक्रोनस फ्लक्स के साथ ये रोटर भी घूमने लगता है, रोटर भी घूमने लगता है। मतलब क्या कह सकते हैं कि लेंज के नियम के अनुसार, लेंज के नियम के अनुसार रोटर ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण का विरोध करते हुए सिंक्रोनस फ्लक्स के साथ घूमने लगता है। तो ये नॉर्मल सा सिंपल सा कार्य सिद्धांत है इसका, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। कि हमने जैसी थ्री फेज सप्लाई इसको दिए, इसके स्टेटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया जिसके कारण रोटर की वाइंडिंग में हमारा ईएमएफ उत्पन्न हुआ। तो लेंज के नियम से रोटर वाइंडिंग में जब ईएमएफ उत्पन्न हो गया तो वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करते हुए सिंक्रोनस फ्लक्स के साथ साथ वह घूमने लगता है। अब क्या है, एक चीज आपको मैं बता दूं, सिंक्रोनस फ्लक्स, तो सिंक्रोनस गति जो होती है, तो जिस घूमने वाले सिंक्रोनस फ्लक्स की गति को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं इसे, सिंक्रोनस गति। ठीक है, सिंक्रोनस फ्लक्स की गति को क्या बोलते हैं हम, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ये इसके पीछे घूमता है कारण का विरोध करने के लिए। तो हमारी जो रोटर स्पीड होगी, रोटर स्पीड होगी, तो वो क्या होगी, इसे एनआर को हम क्या दर्शाते हैं, रोटर स्पीड। तो रोटर स्पीड हमेशा क्या होती है, आप नोट करके एक पॉइंट लिखिए, रोटर स्पीड, रोटर गति हमेशा सिंक्रोनस गति से कम होती है। सिंक्रोनस, सिंक्रोनस को हिंदी में बोलते हैं तुल्यकालिक, तुल्यकालिक गति से कम होती है। ठीक है, गति से कम होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जो रोटर गति होगी एनआर, वो हमेशा सिंक्रोनस गति एनएस से कम होगी। क्यों, क्योंकि रोटर उसको घूमता क्यों है, क्योंकि उसके उसमें ईएमएफ उत्पन्न हुई, ईएमएफ उत्पन्न हुई तो उसे उत्पन्न होने के कारण का विरोध करते हुए तो उसमें कुछ ऊर्जा का लॉसेस हो जाता है, लॉसेस होते हैं, घर्षण लॉस होता है, एयर फ्रिक्शन होता है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है, आयरन लॉस होता है। इस कारण इसमें और सिंक्रोनस स्पीड से हमारी रोटर स्पीड और कम होते चली जाती है। तो इसमें आप कुछ पॉइंट लिखिए, इसमें कुछ पॉइंट लिखिए कि जो रोटर में, पहला पॉइंट लिखिए, जो रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होती है, रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होती है, उसकी दिशा, रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होने की दिशा, रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होने की दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो पूछा गया है कि रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होती है, उसकी दिशा कौन से नियम से ज्ञात करते हैं। तो रोटर की दिशा हमेशा अपन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड, बायां हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, रोटर में सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, राइट हैंड रूल कीजिए। यहाँ पे ईएमएफ ज्ञात करने के लिए राइट हैंड का आप सुधार लीजिए, है ना, राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, रोटर के घूमने की दिशा, रोटर के घूमने की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं।
रोटर की घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूजन तो होता है, पर आपको क्लियर रहना है कि रोटर के घूमने की दिशा को ज्ञात करने के लिए लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हैं, और रोटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए राइट हैंड रूल, और रोटर के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बाकी तो आप देख लेना कैसे इसको याद रख सकते हैं, कोई ट्रिक बना के, जो भी है, पर कंफ्यूजन नहीं होना है। बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएगा, ध्यान से पढ़िए, है ना। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति। स्टेटर फ्लक्स, जो फ्लक्स है, स्टेटर फ्लक्स, या इसे सिंक्रोनस फ्लक्स भी कहते हैं, है ना। इसे ही क्या बोलते हैं, स्टेटर फ्लक्स या सिंक्रोनस फ्लक्स, है ना। लिखिए, स्टेटर फ्लक्स या सिंक्रोनस फ्लक्स के घूमने की गति, स्टेटर फ्लक्स या सिंक्रोनस फ्लक्स के घूमने की गति को ही कौन सी स्पीड बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। सिंक्रोनस स्पीड या तुल्यकालिक गति बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके रोटर की गति, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर की गति, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर की गति हमेशा सिंक्रोनस गति से कम होती है, हमेशा सिंक्रोनस गति से या तुल्यकालिक गति से कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दोनों की गति का अंतर। ठीक है, ns माइनस nr, दोनों की गति का अंतर, दोनों किस किस की, सिंक्रोनस गति और रोटर गति, सिंक्रोनस गति और रोटर गति का अंतर स्लिप गति कहलाती है। क्या कहलाती है, स्लिप स्पीड। ठीक है, ये कौन सी है, सिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। ठीक है, ये नोट कर लेंगे, स्लिप स्पीड कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्लिप गति को नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्लिप गति को चक्र प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं, चक्र प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं, स्लिप गति को चक्र प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि स्लिप गति को किसमें व्यक्त करते हैं, तीन चार ऑप्शन अलग अलग आ जाते हैं, है ना, आरपीएम, ये वो, तो अपन इसमें चक्र प्रति सेकंड, तो यही हो जाता है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको मिनट में ना करके आरपीएस में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अपना मोटर की स्पीड अपन आरपीएम में करते हैं, लेकिन इसका काय में करते हैं, आरपीएस में करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, रोटर की स्पीड अपन काय में व्यक्त करते हैं, रोटर स्पीड या सिंक्रोनस स्पीड हमें आरपीएम में करेंगे, राउंड पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट, चक्र प्रति मिनट में करेंगे। लेकिन जो स्लिप गति होती है, स्लिप गति को हम अपन आरपीएस में व्यक्त करते हैं, चक्र प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। इसके बाद में अपन लिखेंगे लास्ट, यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर वाइंडिंग को, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की रोटर वाइंडिंग को यदि ये ओपन कर दिया जाए,
ओपन कर दिया जाए तो यहां से ये करंट फ्लो नहीं होगी, तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे कि यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की रोटर वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए या खोल दिया जाए तो मोटर स्टार्ट नहीं होती है, मोटर स्टार्ट नहीं होती है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे स्लिप के बारे में, कि थ्री फेज मोटर में स्लिप क्या होती है, स्लिप गति क्या होती है, प्रतिशत स्लिप क्या होती है। तो इसके बारे में अपन और पढ़ेंगे, और जो भी पॉइंट आएंगे इंडक्शन मोटर में हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने इतना ही कर पा रहे हैं, बाकी और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा सके, है ना। तो श्री राधे ITI टेक्निकल क्लास के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइन अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, अभी प्लांट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी हो सकता है। तो अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यह चैनल बिल्कुल फ्री है, आप लोग इसमें बिल्कुल पूरा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास फ्री पढ़ सकते हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।